Teach principles, not formulas. Richard P. Feynman. वेलकम टू ऑल। रे ऑप्टिक्स में अभी तक हम रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस से और स्फेरिकल सरफेस से, फिर स्फेरिकल मिरर, ये डिस्कस कर चुके हैं। अब रिफ्लेक्शन के अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेना ऑप्टिक्स में है जिसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। उसके बारे में आज से बात शुरू करेंगे। अब देखिए, ये स्क्रीन पर आपको दो फोटोग्राफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप ऐसे किसी बाउल में पानी भर का कोई रॉड या ऐसे पेन डाल दें तो ऊपर से ये टेढ़ा दिखाई देता है। अब ऐसा इसलिए नहीं होता कि ये लाइट रे है और ये टेढ़ी हो गई, इट इज अनदर वे। अब देखिए, साइंस में या फिजिक्स में हमें बहुत क्रिटिकल एग्जामिन करना पड़ता है। एक्चुअली व्हाट इज दैट, ये जो हम पेन देख रहे हैं यहां से, वो ऐसा क्यों हो रहा होगा? रिफ्रैक्शन में आप सब जानते हैं लाइट रेज बेंड करती हैं। तो अब इस पेन से जो रेज निकली होंगी ये पानी की सरफेस पर आने के बाद ये नॉर्मल से दूर मुड़ गई होंगी। तो अगर यहां से कोई ऑब्जर्वर देख रहा होगा तो ये जो पेन की ये जो सरफेस है यहां से लाइट रह गई और यूं मुड़ी, तो इस ऑब्जर्वर को ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर इधर दिखाई दे रहा होगा। तो पेन का हर पॉइंट थोड़ा थोड़ा ऊपर शिफ्टेड दिखाई दे रहा है, इसलिए पेन मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये एस्पेक्ट इस फोटोग्राफ में आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि पेन की जगह यहाँ स्ट्रॉ लगी हुई है, लेकिन साथ में पीछे एक स्केल है। उस स्केल में अगर मार्किंग देखें तो ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ जो ये 4 to 5 1 सेंटीमीटर, और यहाँ ये आपका 5 to 6 या 6 to 7, आप देखिए ये 1 सेंटीमीटर, ये मार्क काफ़ी बड़ा है और यहाँ ये मार्क बहुत छोटा है। मतलब पानी के अंदर जो डेप्थ है वो रिफ्रैक्शन का हमें कम दिखाई देती है। ये ऐसे कई इंटरेस्टिंग फिनोमेना हैं जिनको कि हम रिफ्रैक्शन में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन ऐसी फिनोमेना पर आने से पहले हम रिफ्रैक्शन के बारे में समझ लें। तो आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो केवल प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन के लॉ क्या होंगे और उनको हम कैसे एनालाइज करेंगे, इस आइडिया पर अपनी पूरी बात हम कंसंट्रेट रखेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस पर जाए उससे पहले रिफ्रैक्शन होता क्या है? अब जैसे सब आप जानते हैं कि लाइट अगर किसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रांसपेरेंट एंटर करेगी तो बाउंड्री पे लाइट रेज बैंड हो जाती हैं। और ध्यान रहे, ऐसे में लाइट रेज का जो इंसिडेंट है अदर देन नॉर्मल होना चाहिए, मतलब ऑब्लिक। नॉर्मल रेज बैंड नहीं होगी। और नॉर्मल रेज बैंड क्यों नहीं होंगी, इनके बारे में हम भी डिस्कस करेंगे। तो हम पहले रिफ्रैक्शन को डिफाइन कर लें। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एन ऑब्लिकली इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दैट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर चेंजेस एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें बात बिल्कुल मेंशन है, लाइट का इंसिडेंस ऑब्लिक होना चाहिए। जब ऑब्लिक इंसिडेंस वाली लाइट दो मीडियम के इंटरफेस, या जिसको हम कई बार बाउंड्री बोल देंगे, उसको क्रॉस करेगी तो वहां लाइट में बेंडिंग होगी। अगर सेकंड मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है तो लाइट सरफेस नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और ऑप्टिकली रेयरर है तो लाइट सरफेस नॉर्मल से अवे बेंड होगी। अब देखिए, ये आइडियाज आप सब लोग अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो लाइट का रिफ्रैक्शन की बात हो गई। अब इसको एक डायग्राम से, रे डायग्राम समझ लें। अब देखिए, यहाँ स्क्रीन पर आपको ये ऊपर हमने अपना एयर जो नॉर्मल मीडियम है, और यहाँ कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम रखा, एयर को मीडियम 2 नाम दिया और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम को मीडियम 2 नाम दे दिया। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी तो ये जो एक मैथमेटिकल सरफेस है, बेसिकली एक्चुअली फिजिकल सरफेस है, इसको हम इंटरफेस बोलेंगे। मतलब ये दोनों मीडिया का इंटरफेस है और इसी इंटरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा, इसलिए इसको हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी बोल देते हैं। अब देखिए, लाइट इंसिडेंट, ये ऑब्लिक इंसिडेंट रे है, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और ये रे जब इस इंटरफेस को क्रॉस करेगी तो ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में ना जाके इधर बेंड हो गई। तो मतलब ये जो सेकंड मीडियम है इसको हमने ऑप्टिकली डेंसर लिया है।
तो अब ये लाइट बेंड क्यों होती है, ये जो आइडिया या रिफ्लेक्शन क्यों होता है, ये सारा आइडियाज हम वेव थ्योरी में डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है उसको एक फंडामेंटल लॉ अज्यूम करके हम आगे काम चलाएंगे। अभी जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इस पर हम एक सरफेस नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। से ये सरफेस नॉर्मल से इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आई की डेफिनेशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही सरफेस नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए लाइट अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में नहीं गई, तो ओरिजिनल डायरेक्शन से लाइट कितना टर्न हुई, से एंगल डेल्टा, इस एंगल डेल्टा को हम बोलेंगे डेविएशन और एंगल ऑफ डेविएशन। कई बार ये एंगल ऑफ डेविएशन भी हमारे काफी इंपॉर्टेंट टर्म होगी। तो रिफ्रैक्शन में एक्चुअली क्या होता है दैट वी हैव ऑब्जर्व नाउ। ये अगर हम, ये तो अपना रे डायग्राम है, अगर ऐसा ही अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप देखिए यहां पर एक मीडियम 2 है, ऊपर मीडियम 1 और ये लेजर बीम जैसे ही इन मीडियम के इंटरफेस को क्रॉस करेगी, आप देखिए ये अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट होकर मुड़ गई। ये इस टाइप का एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हैं। एक कांच स्लैब, ग्लास की स्लैब पेपरवेट टाइप अवेलेबल हो सकती है, या प्लास्टिक की कोई स्लैब हो, मोटी हो। लेजर टॉर्च घरों में अक्सर होती है, उस लेजर टॉर्च से ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। लेजर टॉर्च की जो बीम है वो जब ग्लास स्लैब के अंदर या प्लास्टिक स्लैब के अंदर पास होगी तो आपको इस तरह से जिस कलर की बीम होगी दिखाई देगी। नाउ ये इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था। अब रिफ्रैक्शन में क्या क्या होता है। इन रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज सो इट्स कलर बट स्पीड एंड हैंस वेवलेंथ चेंज। रिफ्रैक्शन में बेंडिंग ही नहीं होती और बहुत सारी चीजें चेंज होती है, बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन में लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती और हमारी आंखें लाइट के कलर को उसकी फ्रीक्वेंसी से सेंस करती हैं, इसलिए हम कहेंगे लाइट का कलर भी चेंज नहीं होता। हाँ, चेंज क्या होता है, स्पीड चेंज होती है, तो इसलिए वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, क्योंकि वेवलेंथ, स्पीड और फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा से रिलेटेड है, या न्यू डिनोट फ्रीक्वेंसी। अब देखिए अगर न्यू कांस्टेंट है तो v कम होगा तो लैम्डा को भी कम होना पड़ेगा, v बढ़ेगा तो लैम्डा को भी बढ़ना पड़ेगा। तो समराइज कर लें, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, डेविएशन, मतलब एंगल चेंज होता है, लाइट रे बेंड होती है। क्या नहीं होता, फ्रीक्वेंसी चेंज। और क्या चेंज होता है, स्पीड चेंज होती है, एंड करस्पॉन्डिंगली वेवलेंथ में चेंज होता है। इन आइडियाज को हम एक बार और समराइज करें, और इनको समराइज करने के लिए इनको एक पैरामीटर से रिलेट किया गया मीडियम के। उस पैरामीटर का नाम आप सब जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या कई बार इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। एंड हाउ इट इज डिफाइंड, it is a dimensionless number that is equal to ratio of speed of light in vacuum to that in medium। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम का, वो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम और उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है। एंड हाउ वी डिफाइन इट, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करेंगे, कई बुक में इसको एन से भी डिनोट किया जाता है। आप चाहे एन से डिनोट कर दें चाहे म्यू से, बट अभी हम म्यू से डिनोट करेंगे। सी एक ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड सिंबल है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो जैसा डेफिनेशन थी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वी इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एंड अब देखिए, अगर सी की जगह हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से रिलेशन रखें, अब देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, और वैक्यूम में वेवलेंथ लाइट के हम लैम्डा नॉट अज्यूम कर लें, डिनोट कर लें, और मीडियम लैम्डा एम। तो यहाँ सी की जगह क्या लिखते हैं, न्यू लैम्डा नॉट, और यहाँ वी की जगह क्या लिखते हैं, न्यू लैम्डा एम। तो न्यू और न्यू कैंसिल हो जाता, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन में न्यू फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सी बाई वी भी होता है, और लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा एम होता है। यहाँ लैम्डा नॉट लाइट का वैक्यूम में वेवलेंथ है, और लैम्डा एम लाइट की मीडियम में वेवलेंथ है। अब ये ऐसा क्यों कर पाए, वापस हमने इसको रिलेट कर दिया,
C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा नॉट एंड V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा एम। न्यू फ्रीक्वेंसी है, रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, इस बात का ध्यान रखें। एक बात और जो अभी बात की जा चुकी है, हमारी आंखें कलर सेंस करती है फ्रीक्वेंसी से, न कि वेवलेंथ से। रिफ्रैक्शन में लाइट पास हुई, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई बट वेवलेंथ चेंज हो गई, तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। नॉर्मली बुक्स में या कहीं भी हम कलर्स को वेवलेंथ से डिनोट करते हैं कि अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है। एक्चुअली ये बात रिफ्रैक्शन के फिनोमेना वहां शामिल नहीं होती। एक ही मीडियम में लाइट चल रही होती है, तो जिस कलर की जो वेवलेंथ होगी वही रहेगी। तो वहाँ ये कह देते हैं कि अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है, बट ये कहना ज़्यादा सही है कि अलग अलग कलर के अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है और हमारी आंखें उस कलर को उस फ्रीक्वेंसी से डिनोट सेंस करती हैं ना। एक आइडिया और लिख सकते हैं, अगर हम V को इधर ले जाएं तो म्यू इंटू वी इज इक्वल टू सी, और C एक कांस्टेंट है। तो किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, इनका प्रोडक्ट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के इक्वल होगा, म्यू इंटू वी इज इक्वल टू सी। तो अगर हम एक के बाद कई मीडियम रखें 1 2 3, तो लिख सकते हैं μ1 v1 वो भी C होगा, μ2 v2 वो भी C होगा, μ3 v3 वो भी C होगा। तो हम लिख सकते हैं μ1 v1 is equal to μ2 v2 is equal to μ3 v3 and so on, and all these products are equal to C. So μ1 v1 is equal to μ2 v2 and so on, and that is equal to C. जैसे म्यू वी रिलेशन लिया, ऐसे ही सेकंड एक्सप्रेशन जो म्यू का है उसको यूज करते हुए हम म्यू इंटू लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट लिख सकते हैं। मतलब एक ही कलर की लाइट या एक ही वेवलेंथ की लाइट अगर अलग अलग मीडियम में पास होगी तो हर मीडियम में उसकी वेवलेंथ अलग अलग होगी। तो मीडियम 1 में उस वेवलेंथ को लैम्डा m1 बोल दें, मीडियम 2 में उस वेवलेंथ को लैम्डा m2 बोल दें, देन व्हाट वी कैन राइट से म्यू लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा नॉट। तो पहले मीडियम का μ1 इंटू लैम्डा 1 वो भी लैम्डा नॉट होगा, दूसरे मीडियम का μ2 इंटू लैम्डा m2 वो भी लैम्डा नॉट होगा। तो जिस तरह से ये रिलेशन म्यू वी कांस्टेंट था, ऐसे ही हम लिख सकते हैं μ1 लैम्डा m1 μ2 लैम्डा m2 एंड सो ऑन, एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट। ये जो आइडियाज अभी तक हमने रिफ्रैक्शन के देखे, ये 10th क्लास तक जो हमारी इंफॉर्मेशन थी उसको ही रिवाइज किया है। एग्जाम्पल 1, अब देखिए ये इंफॉर्मेशन बड़ी फंडामेंटल है और कई बार काम आती है, लेकिन नॉर्मली इन इंफॉर्मेशन को हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस सीखने में या रिवाइज करने में नहीं देते। तो इन पर हम एक दो एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व कर लें जिससे कि रिलेशन हमारे दिमाग में रहे। एग्जाम्पल 1, if speed of light in a medium is 2 into 10 to the 8 meter per second, find refractive index of the medium. वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए स्पीड दिया हुआ है, मतलब v दिया हुआ है, c एक नॉन कांस्टेंट है, सबको मालूम है, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 to the 8 मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन यूज करते हुए यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू फाइंड कर सकते हैं। व्हाट वी यूज, म्यू इज इक्वल टू c बाई v। जस्ट हमें बड़ी आसानी से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। म्यू इज इक्वल टू c की जगह रखा 3 इंटू 10 to the 8 एंड v की जगह जो वेलोसिटी दी हुई है 2 इंटू 10 to the 8। सो व्हाट यू गेट 1.5। तो इस मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ 1.5। अब देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका नाम है, लेकिन टर्म एब्सोल्यूट हम बार बार यूज नहीं करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोलेंगे। तो अगर हम ये कहते हैं किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट मीन्स उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। एग्जाम्पल 2, a light of wavelength 6000 angstrom enters from air into a liquid of refractive index 4/3. What are the speed and wavelength of the light in the liquid? अब लिक्विड लाइट की वेवलेंथ दी हुई है और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। जब लाइट इस लिक्विड में एंटर करेगी तो उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी और वेवलेंथ क्या होगी। एंड आइडिया इज क्वाइट सिंपल। सो म्यू इज इक्वल टू c बाई v। ये आइडिया यूज करते हुए हम v फाइंड कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी v, c बाई म्यू। c इज अ नॉन कांस्टेंट 3 इंटू 10 to the 8 मीटर पर सेकेंड
and mu is given 4 by 3. So substituting value 3 into 10 to the power 8 upon 4 by 3. So you'll get here 3 into 3 by 4 into 10 to the power 8. So 9 by 4, and 9 by 4 is 2.25, and answer is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. Similarly, if you want to calculate wavelength, हम wavelength वाला expression use करते हैं. what? Mu is equal to lambda naught upon lambda m. तो यहां से lambda m क्या हो जाता? lambda m is equal to lambda naught upon mu. lambda naught दिया हुआ है 6000 angstrom and mu दिया हुआ 4 by 3. So we substitute the values 6000 upon 4 by 3. So that will be 4500 angstrom. ये एक बहुत सिंपल आइडिया था जो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. अब देखिए एक बात अब हमेशा ध्यान रखें, रिफ्रैक्शन में स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी. अब अगर लाइट का नॉर्मल इंसिडेंस हो तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, लेकिन तब भी उसकी स्पीड और वेवलेंथ चेंज होंगी और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी. Laws of refraction, also known as Snell's law or Snell's-Descartes law. Actually, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमेना को डेकार्टेस ने अपने टाइम में एक्सप्लेन किया था, और ये जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है यहां तक काफी हद तक वो पहुंच गए थे. इसलिए जब स्नेल्स ने ये लॉज डिस्कवर किया तो इस लॉ डेकार्टेस को रेस्पेक्ट देते हुए इन लॉ को स्नेल डेकार्टेस लॉ भी कहते हैं. नॉर्मली इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ ही कहते हैं. और अगर आप यूजुअली बुक देखेंगे उसमें क्या लिखा है, स्नेल्स लॉ, बट इसको स्नेल्स डेकार्टेस लॉ भी कहते हैं. एंड टू अंडरस्टैंड दिस लॉ, let us think the situation in 3 dimension. Now if you see here, there is a transparent slab and उस slab को slightly blue color से शो किया है. ये दिखाने के, इसका कलर ब्लू नहीं है, ये तो हमें मीडियम से सेपरेट करने के लिए इसको स्लाइट ब्लू कलर से शो किया गया है. अब इस स्लैब की ये टॉप सरफेस के ऊपर एयर है, उसको हमने मीडियम 1 बोल दिया और ब्रैकेट में म्यू 1 लिखा हुआ, मतलब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है. ऐसे ही जो स्लैब है उसको मीडियम 2 बोल दिया उसके मटेरियल को, और उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है. अभी जो टॉप सरफेस है ऊपर की, इस पर लाइट इंसिडेंट होगी तो इसी सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा, तो इसको हमने बोल दिया रिफ्रैक्टिंग सरफेस. अब देखिए लाइट यहां इंसिडेंट रे अंदर कैसे जाएगी हमने शो नहीं किया. तो ये जो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम सरफेस नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं. अब देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर सरफेस नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों लाइन कॉन्करेंट हैं, तो इनका अपना एक प्लेन होगा. उस प्लेन को शो कर दें. ये प्लेन अब देख सकते हैं, ये हाफ प्लेन इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर है और हाफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नीचे है, और ये प्योरली इमेजिनरी प्लेन है, ये कोई फिजिकल प्लेन नहीं है. एंड व्हाट वी कैन सी हियर, इस प्लेन को बोलेंगे प्लेन कंटेनिंग सरफेस नॉर्मल एंड बोथ द रेज. व्हाई बोथ द रेज? क्योंकि जैसे रिफ्लेक्शन में था इंसिडेंट रे, सरफेस नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर कोप्लेनर, ठीक वैसा ही लॉ रिफ्रैक्शन के लिए है. एंड ये रिफ्लेक्टेड रे गई यहां पे, और ये आप देखिए रे इसी प्लेन के अंदर है. नाउ ये एंगल हमने शो कर दिया θ1 θ2. अभी तक हम पिछले पेज पे या जो बात की थी वहां पे हमने I और R शो किया था, लेकिन हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको I1 θ1 बोल दें और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को θ2, या ये कह दें कि लाइट रे का मीडियम 1 में सरफेस नॉर्मल से एंगल θ1, लाइट रे का मीडियम 2 में सरफेस नॉर्मल से एंगल θ2. ऐसे ही मान लो इस मीडियम 2 के बाद इन टेंडम तीसरा मीडियम होता तो उसमें लाइट रे का जो एंगल बनता उसको θ3 बोल देते. तो इस तरह से जब हम सक्सेसिव एक के बाद एक रिफ्लेक्शन जाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन से बचने के लिए हम θ1 θ2 यूज कर लेंगे, कि बड़ा सिंपल सा आइडिया है. अब देखिए यहां जब ये बॉटम सरफेस पर रिफ्रैक्शन होता तो यहां पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस θ2 के इक्वल होता, तो वही θ2 यहां एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है या एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो बार बार एक ही वैल्यू
एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये चेंज होता जाएगा। तो इतने सारे नाम देने के बजाय हम एक ही नाम दे दें, θ1, θ2, θ3। मतलब व्हाट इज θ1? एंगल ऑफ light ray with surface normal in medium 1. What is θ2? Angle of light ray with surface normal in medium 2. ऐसे इसके बाद कोई तीसरा मीडियम होता, उसमें θ3 बोलते, तो क्या होता? θ3 एंगल होता सरफेस नॉर्मल से मीडियम 3 में लाइट रे का। नाउ व्हाट इज फर्स्ट लॉ? जैसे बात हुई, द इंसिडेंट रे, द सरफेस नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे आर कोप्लेनर। ये लॉ एग्जैक्टली वैसा ही है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में था, बट चेंज क्या हुआ? वहां रिफ्लेक्टेड रे था और यहां क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्शन के सेकंड लॉ की बात करते हैं। ये लॉ है प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ लाइट रे विद द सरफेस नॉर्मल इन दैट मीडियम इज ए कांस्टेंट। मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में लाइट रे का सरफेस नॉर्मल से एंगल का साइन, इन दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट होगा। एंड वी कैन राइट इट हियर। अगर मीडियम 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और लाइट रे का सरफेस नॉर्मल से एंगल θ1 है, तो प्रोडक्ट क्या हुआ? μ1 एंड साइन ऑफ θ1। ऐसे मीडियम 2 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और लाइट रे का सरफेस नॉर्मल से एंगल θ2 है, तो प्रोडक्ट क्या हुआ? μ2 sin θ2। सो ये कांस्टेंट हुआ मीडियम 1 के लिए, वही कांस्टेंट मीडियम 2 के लिए भी होगा, तो दोनों प्रोडक्ट इक्वल होंगे। सो μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। नाउ इन दिस वे स्नेल्स लॉ इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर वन थिंग, एंड इट इज मोर कन्वीनियंट टू यूज इन प्रॉब्लम एनालिसिस। सो यूजुअली बुक्स में ये लॉ दिया होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 मीडियम। तो वो एक आइडिया है, उस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट व्हाट आई हैव सीन एंड यू विल आल्सो रियलाइज लेटर ऑन व्हेन यू विल सॉल्व प्रॉब्लम, दिस फॉर्म ऑफ द स्नेल्स लॉ विल बी मच मोर कन्वीनियंट टू यूज। तो हम स्नेल्स लॉ को इसी फॉर्म में लें। अब देखिए यहां पे एक काम कर सकते हैं, μ2 by μ1 एक रेशियो हो, इसको डिफाइन किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। एंड इसके बाद जैसा लिखा हुआ वेक्टर फॉर्म ऑफ द लॉ, उसकी बात भी करेंगे, लेकिन μ2 by μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, अगर इसकी बात करें यहां से, तो μ2 को इधर रखें, μ1 के यहां ले आए, तो μ2 by μ1 और sin θ2 को यहां ला जाए, तो व्हाट वी गेट? sin θ1 अपॉन sin θ2 इज इक्वल टू μ2 by μ1। और यूजुअल जो स्नेल्स लॉ बुक्स में होता है, वहां θ1 की जगह I होता है और θ2 की जगह R होता है, तो क्या हमें मिलता है वहां पे? sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू μ2 by μ1। ये एक लॉ है, बट हम इस लॉ को इस फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए वही इक्वेशन है, बस हमने उसको थोड़ा टर्म्स को इधर उधर ट्रांसफॉर्म करके इस टर्म को लिखा है, एंड यू विल सी लेटर ऑन इट इज मच मोर कन्वीनियंट टू एनालाइज। नाउ वेक्टर फॉर्म में अगर स्नेल्स लॉ को या दोनों लॉ फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्लेन करना चाहें, तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन, एंड ये इक्वेशन इज नॉट डिड्यूसिबल, यू कैन जस्ट ऑब्जर्व, वी कैन राइट दिस μ1 EI कैप क्रॉस EN कैप इज इक्वल टू μ2 ER कैप क्रॉस EN कैप। EI कैप is unit vector along the incident ray. EN cap is unit vector along the surface normal. तो EI कैप अगर लेते तो EN वेक्टर इस तरफ आता और EN कैप इधर आता और ER कैप इधर आता। क्या हुआ? EI कैप क्रॉस EN कैप। अब ये देखो, ये दोनों के मॉड 1 और 1 होंगे, तो ये 1 इंटू साइन ऑफ θ1 होता। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता? साइन θ1। और EI क्रॉस EN कैप, EI आप देखिए इस तरफ है, EN कैप इस तरफ है, तो EI क्रॉस EN कैप अगर आप करेंगे तो राइट हैंड रूल से किधर आएगा? ये ऑन दैट साइड, बिकॉज यू कैन जस्ट विजुअलाइज, टेक योर राइट हैंड थंब एंड EI कैप की डायरेक्शन ये है, इधर अपने फिंगर को रखते हुए अगर आप इधर मोड़ेंगे तो राइट हैंड थंब इस डायरेक्शन में आउटवर्ड पॉइंट करेगा। ऐसे ER कैप और EN कैप, ER कैप इधर है और EN कैप, इसको अगर फिंगर टर्न करेंगे तो भी इधर करेगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट का
जो क्रॉस प्रोडक्ट इधर पॉइंट कर रहा है, तो ये अपने आप शो कर रहा है कि ये तीनों ई आई कैप, ई एन कैप और ई आर कैप को प्लेनर होने चाहिए। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी आप रिकॉल करें, क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है, किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम दो पेयर ऑफ वेक्टर लें, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी अगर पैरेलल हैं तो ए बी का प्लेन और सी डी का प्लेन पैरेलल होंगे। और अगर ए बी कोइनिशियल हैं और सी डी भी कोइनिशियल हैं और चारों एक ही पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं तो प्लेन पैरेलल होंगे, मतलब प्लेन कॉन्साइड कर जाएंगे। तो यहां से ये ऑब्जर्व हुआ कि अगर ये रिलेशन हम लिखते हैं तो ई आई कैप, ई एन कैप और ई आर कैप को प्लेनर होंगे, पहली बात। और ये साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2, तो क्या हुआ, म्यू 1 साइन थीटा 1 एंड ए यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन is equal to mu 2 sin theta 2 and a unit vector in this direction. We got this way. So that is how we can write or explain the laws of refraction in vector form. Of course, just you can see ये जो law लिखा ये केवल observation से लिखा, just ऐसा होना चाहिए, हमने क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज कर ली and that is no need to derive it or deduce it. तो अब देखिए ये laws of refraction दोनों लॉ हमने डिस्कस किए। स्पेशली मैं फिर स्ट्रेस करूंगा कि ये जो फॉर्म स्नेल्स लॉ का हमने दिया है दैट इज मच मोर कन्वीनियंट इन एनालाइजिंग प्रॉब्लम। तो आप इस लॉ को इसी फॉर्म में रखें। अगर आपने टेक्स्ट बुक में साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 ये लॉ दिया हुआ आपको अच्छी तरह याद है, तो भी आप अपनी उस हैबिट को इस टाइप के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थे। अब इनके एप्लीकेशंस को हम देखें कैसे कुछ क्वेश्चंस में ट्राई करेंगे। एग्जांपल 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 रेस्पेक्टिवली। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब देखिए बहुत सिंपल एग्जांपल। नाउ इफ यू सी एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, दे आर जस्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन। व्हाई आई एम टेकिंग दिस वन, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नॉर्मली प्रैक्टिस करने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इन रिलेशंस की जरूरत तो पड़ती है, इसलिए एक बार यूज कर लें तो रिलेशन हम नहीं भूलेंगे। तो किसी मीडियम का किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डेफिनेशन याद करें तो दोनों मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का रेशियो होता था, या मोर स्पेसिफिकली refractive index of medium 2 with respect to 1 is equal to mu 2 by mu 1. So वो जो डेफिनेशन रिकॉल कर लें, refractive index of glass with respect to water is equal to mu of glass upon mu of water. बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है। अब ये वैल्यूज रख दी हमने, mu of glass is 3/2 and mu of water is 4/3. Now after solving it 9/8 and not very difficult to calculate is 1.125. सो दैट वाज द आइडिया। ये क्वेश्चन केवल इसलिए आया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है उसमें आप कंफ्यूज मत हो। मीडियम 1 का मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में तो म्यू 1 ऊपर आएगा, म्यू 2 नीचे आएगा। अब जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं वो उसका म्यू नीचे आएगा और जिसका फाइंड कर रहे हैं उसका ऊपर आएगा। बिल्कुल उसको याद कर सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है dy/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो x नीचे आता है। ऐसे ही रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम लिखेंगे तो जिस मीडियम के रेस्पेक्ट में म्यू फाइंड किया जा रहा है उसका म्यू एक्सप्रेशन में नीचे आएगा। तो ये एक सिंपल तरीका है इस फॉर्मूले को याद करने का। एग्जांपल 4, ए वेज इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, फाइंड द टोटल डेविएशन सफर्ड बाय द रे। अब देखिए ये वेज डायग्राम में शो किया हुआ है, लाइट रे आई, ये ए बी इंटरफेस मतलब इसका बाहर एयर से इंटरफेस मीडियम ग्रे कलर का शो किया हुआ है। तो यहां पे जो पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60, या यूं कहें मीडियम 1 में एंगल है 60। अब रे यहां से इधर टर्न कर गई रिफ्लेक्ट होकर, फिर इसका पी पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्रैक्टिंग सरफेस एसी से क्यू पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हुआ। अब हमें टोटल डेविएशन फाइंड करना है। मतलब बड़ा सिंपल तरीका है, यहां पे जो ओरिजिनल रे होती है और ये एंगल तो ये Δ1 होता, ऐसे इसको आगे एक्सटेंड करते यहाँ पे Δ2 होता, तो Δ1 Δ2 को हमें सम करना है फाइंड करके। लेकिन Δ1 फाइंड करने के लिए हमें यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना पड़ेगा और यहाँ ये दोनों एंगल फाइंड करने पड़ेंगे।
Let us see how we can analyze. Refraction at plane AB, अगर यहां स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, μ1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2, तो यहां पर जो एंगल है इसको हम अल्फा अज्यूम कर लें, अल्फा. सो व्हाट वी कैन राइट हियर, μ1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2. दिस इंप्लाइज, बाहर एयर है तो μ1 की वैल्यू 1, तो 1 into sin 60, this term will be what, 1 into sin 60, and here μ2 √3 is given and theta 2 is alpha. So what we write here, 1 into sin 60 degree is equal to √3 into sin alpha, and from this equation we can straightforwardly find what is alpha. Sin 60 is √3 by 2, so here √3 will cancel, so sin alpha will be half, so alpha will be 30 degree. What does it mean? Alpha is 30 degree. So this angle we got. So please remember this angle is 30 degree. अब देखिए क्या एक बड़ी सिंपल बात दिख रही है, अगर ये एंगल 30 है, अब देखिए ये ए बी सरफेस पर ये सरफेस नॉर्मल था, तो टोटल एंगल कितना होता, 90 का, तो ये एंगल पी का अंदर जो बचा वो 60, मतलब अगर ट्राइंगल ए पी क्यू कंसिडर करें तो एंगल पी इज 60 और ये 60, तो ये एंगल जो बचा वो 60 का ही हो सकता है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है. तो अगर ये 60 तो ये 30 बचा, ये 30 बचा, तो हम आगे काम कर सकते हैं, ये एंगल निकाल सकते हैं. तो क्योंकि यहाँ स्नेल्स लॉ फाइंड करने के लिए हमें अंदर का म्यू मालूम है √3 और बाहर का म्यू मालूम है, और ये दोनों एंगल फाइंड करने थे, तो कम से कम एक एंगल मालूम होना चाहिए. मतलब इस इक्वेशन में यूज करने के लिए हम केवल एक अननोन रख सकते हैं, दोनों एंगल अननोन होते तो नहीं मालूम हो सकता था. तो ये एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया बीटा, और बीटा को कितना होना चाहिए, 30 डिग्री. लेट अस सी इन ट्राइंगल एपीक्यू, अगेन एंगल ए 60, एंगल ए मीन्स ट्राइंगल का एंगल है, एंगल पी मीन्स 90 - 30, ट्राइंगल पी प्लस इस ए पी क्यू से रिलेटेड, मतलब ट्राइंगल से रिलेटेड एंगल, तो यहां से यहां तक होगा, तो 90 - 30 60. तो अगर एंगल ए 60, एंगल पी 60, तो एंगल क्यू 60, एंगल क्यू 60, तो ये एंगल बीटा अगर बोल दें तो कितना बचा, 30. क्यों, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 का था, तो यहां तक 60, तो बीटा कितना बचा, 30. सो दैट इज वेरी सिंपल हाउ वी कैन कैलकुलेट बीटा. अब इस क्यू पॉइंट पर रिफ्रैक्शन के लिए हमें एक एंगल मिल चुका और दोनों म्यू मालूम है, तो यहां सेकेंड एंगल थीटा 2 फाइंड कर लेंगे, एन उस थीटा 2 की जगह हम गैमा बोलते हैं. सो अगर ये लॉ देखें, μ1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2, तो μ1 √3, थीटा 1 की जगह बीटा, μ2 1 एंड थीटा 2 की जगह गैमा. फॉर रिफ्रैक्शन एट AC, μ1 sin थीटा 1 is equal to μ2 sin theta 2. This implies that √3 sin beta, मतलब 30, is equal to 1 into sin gamma. From here you can find gamma. Sin 30 is 1 by 2. So left hand side is √3 by 2. So sin gamma is √3 by 2. So gamma is straightforwardly 60 degree. Now calculation of gamma is not very difficult. अब हम दोनों पॉइंट पे डेविएशन निकाल लें. अगर डेविएशन देखें, टोटल डेविएशन विल बी व्हाट, डेविएशन एट पॉइंट पी उसको डेल्टा 1 बोलते हैं, एंड डेविएशन एट पॉइंट पी को क्यू को डेल्टा 2 बोलते हैं. तो टोटल डेविएशन इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2. तो डेल्टा 1 यहाँ डायग्राम देख लीजिए, अगर ये इंसिडेंट रेट टर्न नहीं होती तो सीधे यहाँ जाती, इसका हमने पाथ एक्सटेंड कर दिया, लेकिन ये मुड़ गई, तो कितने एंगल से टर्न हुई, डेल्टा 1 से. ऐसे अगर यहां पर रिफ्रैक्शन नहीं हुआ होता तो ये रे सीधे इस पाथ पर जाती, लेकिन रिफ्रैक्शन कारण ये इधर टर्न कर गई, तो कितना टर्न हुई, डेल्टा 2. सो नाउ यू कैन सी डेल्टा, हाउ मच डेल्टा 1 इज. अब देखिए ये लाइन, इसका इंसिडेंट रेट एक्सटेंशन है, सरफेस नॉर्मल, तो यहां एंगल 60, तो ये टोटल अल्फा प्लस डेल्टा 1 कितना होता, 60, वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो डेल्टा 1 इज व्हाट, 60 माइनस अल्फा. सिमिलरली वी कैन सी फॉर डेल्टा 2. अब देखिए एंगल बीटा है, तो ये एंगल बीटा 2 होता, तो डेल्टा 2 क्या होता, गामा माइनस बीटा. सो लेट अस सबस्टिट्यूट हियर, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 1 60 माइनस अल्फा, वी हैव सीन, एंड व्हाट इज डेल्टा 2, गामा माइनस बीटा. अब गामा की वैल्यू हम 60 निकाल चुके हैं, बीटा 30 और अल्फा 30. सो व्हाट वी हैव, 60 माइनस 30 प्लस 60 माइनस 30, 30 प्लस 30, दैट इज 60 डिग्री. एंड इन व्हाट डायरेक्शन,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि डेल्टा 1 भी क्लॉकवाइज में है और डेल्टा 2 भी क्लॉकवाइज में है. सो टोटल डेविएशन कैम टू बी 60 डिग्री. सो दैट वाज. नाउ जस्ट सी इन प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन, आपको इस तरह से जहां जहां जितने रिफ्रैक्शन हो रहे हैं वहां पे बहुत केयरफुली स्नेल्स लॉ अप्लाई करके आप एंगल फाइंड करते जाइए और ज्योमेट्री को यूज करने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि कई सारे डिसीजन आपको ज्योमेट्री से मिलेंगे. आप इसी प्रॉब्लम को देखें तो हम स्नेल्स लॉ से तो केवल एंगल निकाल पाए, लेकिन अगर आप ज्योमेट्री को यूज ना करें तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व ही नहीं कर पाएंगे. तो यहां से आपको थोड़ा सा और ज्यादा रियलाइज होगा व्हाई इट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. Example 5. Let us see what is there. A pole of height h stands in a clear water pond. The depth of the pond is d, that is less than h. And sun is at angle theta above the horizon. Refractive index of water is mu. Derive expression for the length L of shadow of the pole on the bottom of the pond. मतलब ये पोल जमीन में गड़ा हुआ है और पोल की हाइट कितनी h, लेकिन पोल कहाँ गड़ा हुआ है? एक पॉन्ड में. उस पॉन्ड में वाटर की डेप्थ एट डी है जो एच से कम है, मतलब पोल का कुछ हिस्सा पानी के बाहर में निकला हुआ है और जो हिस्सा निकला हुआ है वो एच माइनस डी होगा. नाउ यू कैन सी द सिचुएशन हियर. अब देखिए ये ब्लू लाइट कलर से वाटर दिखा दिया. वाटर की डेप्थ डी, ये पॉन्ड का बेड ग्राउंड, और ये पोल की टोटल हाइट एच थी. तो डी तो पानी के अंदर आ गया, तो बाहर कितना बचा? एच माइनस डी. अब सन इज एट एंगल 30 डिग्री अबव द हॉरिजन, तो मतलब ये हुआ सन रे जो अर्थ पर आ रही हैं वो हॉरिजॉन्टल से थीटा ही एंगल बना रही हैं. तो यहां से अब देखिए सारी सनरेज आ रही थी, सारी सनरेज ब्लॉक हो गई, बस इसके बाद की सारी सनरेज आएंगी. तो अब देखिए यहां से यहां तक के रीजन में ये लाइट ब्लॉक हुई. तो वैसे अगर ये वाटर नहीं होता तो रे सीधे जाती, तो ये इतनी लेंथ होती शेडो की. पर डी पॉइंट पर ये लाइट रे यहाँ रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब नॉर्मल की तरफ बंद हो जाएंगी. तो जो एक्चुअली लेंथ होती है उससे थोड़ी कम हो गई शेडो की. नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम व्हाट इज लेंथ ऑफ शेडो? ए बी प्लस बी सी. L is equal to AB plus BC. AB is very simple to write. What is AB? AB is equal to this. And this what? This D, this H minus D cot theta. So AB can be expressed what? H minus D cot theta. And what is BC? That is D tan R. You can see from here, that is D is the single R and BC is the opposite side. So opposite side is equal to what? Adjacent side into tan theta. So that expression we write here, equation 1. So here everything is given in the problem, but in this question only tan R we had to calculate. And now tan R for calculation, we have to consider refraction at point D. Refraction at the point D, so Snell's law, mu1 sin theta 1 is equal to mu2 sin theta 2. So mu1 is the first medium, mu1 is 1. And theta 1 is 90 minus theta. For mu2 that is given mu. And what is theta 2? R. So let us substitute the values. Mu1 sin theta 1 is equal to mu2 sin theta 2. So in place of mu1 we'll write 1. In place of theta 1 we'll write 90 minus theta. In place of mu2 we'll write mu. And in place of theta 2 we'll write R. So 1 into sin 90 minus theta is equal to mu sin R. Sin 90 minus theta is cos theta. So what is sin R? Cos theta by R. But we want value of tan theta. So instead of using trigonometrical identities, sin theta से tan theta find कर सकते हैं. But more simpler way is to construct right angle triangle here. So according to sin theta is what? Opposite side upon hypotenuse. तो इस sin theta में mu hypotenuse represent करेगा and cos theta opposite side डिनोट करेगी, और ये जो R एंगल यहाँ पर है, अगर ऐसा है तो यहाँ देख सकते हैं what it will be mu square minus cos square theta square root it will be the adjacent side. पाइथागोरस थ्योरम से बहुत सिंपल है, mu square minus cos square theta. अब इस ट्राइंगल से आप tan थीटा बहुत सीधी से tan R बहुत आसानी से लिख सकते हैं. tan R is equal to opposite side upon adjacent side. So tan R is equal to cos theta upon square root mu square minus cos square theta.
Now you can see instead of using trigonometric identities, this idea is quicker. So tan r is equal to cos theta upon mu square minus cos square theta. Let us substitute this value in equation 1 and you'll find the required relation. From equation 1 and 2, what we get? अब देखिए ये जो फर्स्ट टर्म था उसमें कोई चेंज नहीं, बस के लिए tan r में यहाँ पे d मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो व्हाट वी हैव l इज इक्वल टू h माइनस डी कॉट थीटा. फर्स्ट टर्म पहले निकाल चुके थे. सेकेंड टर्म d इंटू tan r जगह लग दिया cos थीटा अपॉन स्क्वायर रूट म्यू स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा. So that is the answer. Now you can see this analysis is again not very difficult, but you realize that in every problem you have to exploit geometry. Example 6. A ray of light is incident on surface of a lake along vector A is equal to 4i cap minus 3j cap. Refracted index of water is 4/3 and horizontal plane is the xz plane. Find unit vector in the direction of refracted ray. अब इस प्रॉब्लम को एनालाइज करें उससे पहले सिचुएशन है उसको इमेजिन कर लें. Here xz plane is the horizontal, मतलब जो वाटर लेवल xz प्लेन है तो सरफेस नॉर्मल y एक्सिस होगा. ये आप इजिली विजुलाइज कर सकते हैं. नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन. अब देखिए आप यहाँ पे 3D सिचुएशन बना सकते हैं एंड 2D भी. ये जो वेक्टर इंसिडेंट है ये केवल 2 डायमेंशन में है, मतलब एक्स वाई. तो एक्स वाई प्लेन बनाने से काम चल जाएगा. मान लो यहाँ पे वाई एक्सिस लिया, एक्स लिया, तो जेड एक्सिस सीधा आपकी ओर बाहर निकलता हुआ था, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, वहीं से काम चल जाएगा. लेकिन यही इंसिडेंट रे वेक्टर तीनों कंपोनेंट होते तो हमें 3 डायमेंशन में कैलकुलेशन करनी पड़ती. ये जैसी बात चल रही थी, एक्स और जेड एक्सिस परपेंडिकुलरली बाहर की ओर है तो जेड एक्सिस दिखा नहीं सकते. ये जो एक्स एक्सिस है बेसिकली ये पूरा एक्स जेड प्लेन ही दिखा रही है और ये वाई एक्सिस. अब इंसिडेंट रे वेक्टर इस पॉइंट ओरिजिन को ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मान लें तो ये कुछ इस तरह से होगा और ये कंपोनेंट 4i कैप इधर की ओर होगा और ये कंपोनेंट 3j कैप माइनस का इस तरफ होगा. एंड नाउ वी कैन शो द इंसिडेंट वेक्टर ए. यू कैन सी माइनस 3j कैप एंड 4i कैप. अब देखिए जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इसी एक्स वाई प्लेन में रहनी चाहिए, इस प्लेन को लीव नहीं कर सकती, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. तो रिफ्लेक्टेड रे यहां कहीं जाएगी. अब देखिए म्यू 4/3 1 से ज्यादा है तो रे इधर वाई एक्सिस से सरफेस नॉर्मल है इधर टर्न कर जाएगी. तो हम रिफ्लेक्टेड रे शो कर दें, लेकिन उससे पहले एंगल आई अगर हम देख लें और तो एंगल आर मिल जाएगा. तो रिफ्लेक्टेड रे को किस डायरेक्शन में बनाना है वो इजी रहेगा. आई फ्रॉम दिस, अगर ये आई है तो एंगल ये भी आई है और इससे आपको ओरली कह सकते हैं tan i is equal to 4/3. So I is equal to 53 degrees. From the figure, I is equal to tan inverse 4/3. So sin I is equal to 4/5. देखो I 53 बेसिकली हमें sin I चाहिए, वो लिख सकते हैं sin I is equal to 4/5. अगर sin I मिल गया तो sin R फाइंड कर सकते हैं स्नेल्स लॉ से. व्हाट इज ER दिखा सकते हैं, ER कैप यूनिट वेक्टर. लेकिन ये एंगल R फाइंड करने के लिए हमें स्नेल्स लॉ यूज करना होगा. फ्रॉम स्नेल्स लॉ μ1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2. μ1 एक्स जेड प्लेन से ऊपर एयर था, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1. sin थीटा 1 की जगह 53 और sin थीटा 1 की जगह sin I 4/5. μ2 is given 4/3 and theta 2 is R. So substituting value, what you get here, 1 into 4/5 is equal to 4/3 into sin R, and from here you can see sin R is equal to 3/5. So R is very simple angle 37 degree. Sin R is equal to 3/5. Once sin R is known, you can express ER cap directly because ER cap का modulus 1 होगा. तो यहां से अगर ये कंपोनेंट निकालना चाहेंगे तो 1 into cos R. cos R कितना होगा 4/5. एंड दीज आर वैल्यू यू रिमेंबर वेरी वेल. सो ये यहां से आता कंपोनेंट होगा 4/5 और यहां से आता होगा 3/5. सो ER कैन बी एक्सप्रेस वेरी इजिली फ्रॉम द फिगर. ER cap is equal to sin R I cap minus cos R J cap. You can see it is minus because this J cap is in this direction and I cap plus in this direction.
So substitute the values. What it will be? 3i cap minus 4j cap upon 5. That is the answer. Now by exploiting geometry we have found the answer. अब देखिए रिफ्लेक्शन की तरह यहां रिफ्लेक्शन में हमने कोई एक वेक्टर लॉ एक्सप्लेन करने के लिए कोई उस तरह से एनालिटिकल मेथड नहीं बनाया, कोई फॉर्मूला नहीं बनाया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डील कर रहे हैं एंड दैट इज मोस्ट सिंपल. यस, वी कैन राइट एग्जीक्यूटेबल फार्मूला ऑल्सो, हम लिख सकते हैं, बट वो फार्मूला डिराइव करना, उसको मेमोरी में रखना ज़्यादा लंबा काम होगा एज कंपेयर टू इस तरह से आप सोचते सोचते प्रॉब्लम देखें और ज्योमेट्री को एक्सप्लॉइट करें कर लें. नेक्स्ट क्लास में हम उस फार्मूले की भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम इंटरेक्टिव वे में जैसे ज्योमेट्री को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वैसे ही करें. अभी जैसे इस क्वेश्चन में बात हुई कि जो इंसिडेंट रे वेक्टर था वो एक्स वाई प्लेन में ही था, मतलब 3 डायमेंशन वो नहीं था, मगर इसमें जेड कंपोनेंट और भी होता तो ये एनालिसिस 3 डायमेंशन हो जाती. लेट अस सी a question about that, and this question has been asked earlier in JEE, IIT JEE, and very interesting question. Example 7. The xy plane is the boundary between two media. The medium 1 above the xy plane has refractive index √2 and the medium 2 below the xy plane has refractive index √3. A ray of light is incident along the vector A is equal to 6 √3 I cap plus 8 √3 j cap minus 10 k cap. Find the unit vector along the refracted ray. See here, incident ray vector is in 3 dimensions, so we have to exploit 3-dimensional geometry. Let us try how we can do. See here in the diagram, A vector has been shown. Just see this x-axis, y-axis, z-axis. Please take care. X, Y, Z में right hand rule use होना चाहिए. If you turn your finger from X to Y, your right hand outward thumb should point along the Z-axis. ऐसा नहीं, हम कैसे भी X, Y, Z नाम नहीं रख सकते. तो X, Y को हमें बाउंड्री रखना था, हमने X धर लिया, Y धर लिया, Z इधर. अब ये वेक्टर A 6 √3 I cap, it means this length will denote this one I cap 6 √3. 8 √3 j cap, it means this will be 8 √3. You can see in diagram it is somewhat bigger, and this should be 10. तो ये तीनों कंपोनेंट्स हम वेक्टर A शो कर सकते हैं this way. What? How we can write vector minus 10 k cap plus 6 √3 I cap plus 8 √3 j cap, that is vector A. So in 3 dimension we have represented the vector. Now basic purpose is to calculate I, then angle I, then we can calculate angle R. एंगल I, अब इस डायरेक्शन में आपको एक आइडिया काम आएगा, वो ये डायरेक्शन कोसाइंस. लैम्डा x इज इक्वल टू cos थीटा x इज इक्वल टू x अपॉन वेक्टर मैग्नीट्यूड. लैम्डा y इज इक्वल टू cos थीटा y इज इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन वेक्टर मैग्नीट्यूड. एंड लैम्डा z इज इक्वल टू cos थीटा z कंपोनेंट अपॉन वेक्टर मैग्नीट्यूड. They are called direction cosines here, and I think you are remembering. And ये थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड उस वेक्टर का करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव एक्सिस से एंगल थे. तो यहाँ थीटा जेड ये एंगल लिया. ए का डायरेक्शन ये होती तो ए की डायरेक्शन की पॉजिटिव जेड से एंगल लिया, वो थीटा जेड. सो कॉस थीटा जेड वी कैन राइट फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस. व्हाट? कॉस थीटा जेड इज इक्वल टू जेड कंपोनेंट अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए. जेड कंपोनेंट आप देखिए 10 है, -10 है. And if you calculate modulus of this, what square of this plus square of this plus square of this and square of, we can take very easily. Now let us see how we'll execute. The z-axis is the normal to the interface, जैसा प्रॉब्लम में दिया हुआ है. At the point of incidence, the angle theta z made by A with the positive z-axis is given by following equation. Cos theta z is equal to AZ upon A. AZ is -10, A मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे. सो थीटा जेड इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए जेड अपॉन ए. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. कॉस इनवर्स ए जेड इज -10 एंड ए इज 20, एंड यू कैन वेरीफाई इट वेरी इजिली. स्क्वायर ऑफ 6 √3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 √3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -10, टोटल करें, स्क्वायर रूट लें, यू विल गेट 20.
So here it is cos inverse minus half, and cos inverse minus half is 120 degree, because cos 120 is minus half. So theta z is coming 120 degree. Now once you calculate theta z 120, so theta I is very easy, because I plus theta z is equal to 180. So I will be 60 degree. From the figure, the angle of incidence I is given by I is equal to 180 degree minus theta z. So 180 degree minus 120 degree is equal to 60 degree. So angle of incidence I is very easily calculated. Now after calculating angle of incidence, we can apply Snell's law and we can use angle of refraction. So what? Mu1 sin theta 1 is equal to mu2 sin theta 2. Mu1 will be root 2, theta 1 will be 60, mu2 will be root 3, and theta 2 will be r. So mu1 sin theta 1 is equal to mu2 sin theta 2. This implies root 2 into sin 60 is equal to root 3 into sin r. And now you can see, if you substitute the value of sin 60 is root 3 by 2. So sin r will be 1 by root 2. Very simple. R is 45 degrees. Sin r is equal to 1 by root 2 and r is 45 degrees. Now angle of refraction is found. The task is remaining to find all the components of ER cap. Let us see how we can exploit the three-dimensional geometry. According to the law, यहाँ आपको first law की importance नजर आएगी. According to the law of refraction, the refracted ray must be in plane containing incident vector A and the surface normal. So see the diagram here. अब ये वेक्टर A, इसके ये दो कंपोनेंट ax एंड ay दिखा दिए, az नहीं दिखाया हमने. अब देखिए जो a वेक्टर था, ये इस जो क्यूबॉइड था उसका ये साइड और ये साइड मिलाएं, तो ये जो लाइट ब्लू कलर से प्लेन दिखाया गया है, इसमें az वेक्टर है और ये सरफेस नॉर्मल को भी कंटेन किए हुए हैं. तो इसी प्लेन में ER कैप होगा, तो इसी प्लेन को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया. आप देखिए ये लाइन हमने सीधे एक्सटेंड कर दिया और ये लाइट ब्लू कलर इसका एक्सटेंशन है, तो इसी लाइट ब्लू कलर में ER कैप होगा. अब देखिए ये जो ब्लू कलर से वेक्टर शो किया है, ये ए वेक्टर का XY प्लेन पर प्रोजेक्शन है और यहां पे मान लो हमने ER कैप लिया, तो ER कैप का XY प्लेन पे प्रोजेक्शन, ये XY प्लेन पे प्रोजेक्शन दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे. मतलब रिफ्रैक्शन में इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के वो कंपोनेंट जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के प्लेन में होते हैं वो पैरेलल होने चाहिए. इक्वल होना जरूरी नहीं है, पैरेलल होंगे. This plane is shown in the figure by light blue color. Therefore, अब देखिए इस डायग्राम को एक बार और ढंग से समझें. वेक्टर ए और ये सरफेस नॉर्मल, इनका कंटेनिंग प्लेन ये होगा और इसी प्लेन को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया. अब इसी प्लेन का एक्सटेंड कैसे है कि ए का XY प्लेन पे जो प्रोजेक्शन था उसको हमने आगे बढ़ा दिया, तो ये प्लेन और ये, तो दोनों ब्लू प्लेन ये जो अलग दिख रहे हैं बट ये एक ही प्लेन है. Now let us see. Bx vector plus By vector is parallel to Ax vector plus Ai vector. What does it show? Ax vector plus Ay vector means this vector. Bx vector plus By vector means this vector. These two vectors must be parallel. वैसे यहाँ कोलिनियर भी है, मतलब ये कोलिनियर भी होने चाहिए, पैरेलल नहीं कोलिनियर. तो यहाँ कोलिनियर है तो पैरेलल होंगे, पैरेलल की मैथमेटिक्स से काम चल जाएगा. So Bxi cap plus Byj cap is parallel to 6 root 3 I cap plus 8 root 3j cap. Recall the values. This was 6 root 3, this was 8 root 3. Now from here what we can write? Let Bxi cap plus Byj cap be a vector of any magnitude but parallel to this 6 root 3 I cap plus 8 root 3. मैग्नीट्यूड अभी कुछ भी ले लें, उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ साइन आ रहा था उसके अकॉर्डिंग हमें ये मिल जाएगा. अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि जो ER कैप यहाँ से यहाँ तक होगा ये एंगल 45 होगा, तो जितना ये कंपोनेंट होगा उतना ये कंपोनेंट होगा. मतलब Bx और By का जो रिजल्टेंट होगा ये और ये जो Z कंपोनेंट B का होगा दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है. तो हमने जितना मैग्नीट्यूड इसका लिया उतना ही मैग्नीट्यूड BZ का ले लेंगे और फिर करस्पॉन्डिंग जो टोटल वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा उसे डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा.
अरे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप इज इक्वल टू 3 i कैप प्लस 4 j कैप. वेरी इजी टू राइट बिकॉज ये वेक्टर इसके पैरेलल है. ये रूट थ्री कैंसिल, फिर अगेन 2 से डिवाइड किया 3 i कैप प्लस 4 j कैप. तो ये हमने 3 i कैप प्लस 4 j कैप ले लिया. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 5. अब ये एंगल 45 होने से जो बी जेड होगा उसका मैग्नीट्यूड भी 5 ही होगा. देखिए बी जेड एंगल आर. सो व्हाट वी कैन सी नाउ आर इज इक्वल टू 45 डिग्री. So bz is equal to bx square plus by square. bx square plus by square 5, तो bz भी 5 होगा. So now we can write a vector. Now from the above results and the figure we can express b vector as 3i cap plus 4j cap minus 5k cap. अब ये वेक्टर हुआ बस, लेकिन पूछा क्या था यूनिट वेक्टर. तो इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना, इट मीन्स इसके मॉड्यूलस से डिवाइड करना है. इसका मॉड्यूलस क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 25 एंड 5 स्क्वायर 25, सो इट इज 50 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 50 इज 5√2. सो बी को 5√2 से डिवाइड कर दें, हमें रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर मिल जाएगा. मेकिंग इट एन यूनिट वेक्टर वी गेट द यूनिट वेक्टर b upon b 3i cap plus 4j cap minus 5 cap upon 5/2. So that is answer. Now you can see how interesting was the exploiting symmetry and how much important is this three-dimensional imagination. What I recommend, please try to enjoy this problem. Do it at least twice yourself. Make this diagram. Of course, we can have some more simpler way also. लेकिन वो सिंपलर क्या होंगे, उसमें डायग्राम की जरूरत नहीं होगी, बट सिंपलर नहीं होंगे, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट होंगी. सो हियर इस टाइप के डायग्राम बना के जो आप क्वेश्चन कर लेंगे, उसमें आपकी जो इमेजिनेशन में चल रहा है उसको आप यूज कर रहे हैं. सो सच काइंड ऑफ मेथड्स आर ऑलवेज वेरी सिंपल. सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आई एडवाइजिंग यू टू एंजॉय दिस प्रॉब्लम. एटलीस्ट डू ट्वाइस एट योर ओन. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेक्टर फॉर्म यूज किया, स्लेश लॉ यूज किया. अब एक और इंपॉर्टेंट फिनोमेना है. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का यूनिफॉर्म नहीं होगा, वेरिएबल होगा, तो आप रिकॉल करो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमने एक प्रिंसिपल लिया था रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन. व्हाट इट वाज, इन ए होमोजेनियस मीडियम लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. होमोजेनियस मीडियम. अब किसी मीडियम का अलग अलग जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हुआ तो वो होमोजीनियस नहीं हुआ. व्हाट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस. तो किसी हेट्रोजीनियस मीडियम में लाइट का स्ट्रेट लाइन में चलना जरूरी नहीं है. मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. सो व्हाट इज दैट, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ए मीडियम वेरीज विद पोजिशन, द मीडियम इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मीडियम. In a heterogeneous medium, light may not follow a straight line path. Heterogeneous medium में जरूरी नहीं लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करे. अब मैं कहा में कई सिचुएशन में हो सकता है स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करे. वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप विजुलाइज कर पाएंगे, क्योंकि हेट्रोजेनिटी तो इनफाइनाइट टाइप की हो सकती है ना. एक पर्टिकुलर टाइप की हेट्रोजेनिटी में एक पर्टिकुलर टाइप के इंसिडेंस से लाइट रे का पाथ स्ट्रेट होगा. दैट वी कैन अंडरस्टैंड आफ्टर एनालाइजिंग समवॉट. इसमें एक सिंपल एक लॉजिकल एग्जांपल लेने. इट इज नॉट ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. कंसिडर टू स्लैब्स. इन द फर्स्ट, refractive index increases in downward direction, and in the second, it decreases in the downward direction. This variation is shown by graded shading. Darker is the shading, more is the refractive index. अब देखिए विजुलाइजेशन क्लियर हो तो हमने क्या माना, पहली स्लाइड में जैसे आप नीचे जाएंगे उसका म्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज बढ़ रहा है, और दूसरे में जैसे नीचे जाएंगे म्यू बढ़ रहा है, म्यू कम हो रहा है. अब अगर इसको हमें डायग्राम में दिखाना है तो म्यू की वैल्यू लिखो, या तो या हमने क्या किया, वो जो स्लैब को शेडिंग दे दें और सिंबल क्या ले लिया, जहां शेडिंग का कलर ज्यादा गहरा होगा वहां म्यू ज्यादा होगा. फर्स्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस विद डाउनवर्ड डायरेक्शन.
ऐसे सेकंड स्लैब को अगर हम शो करेंगे तो इसमें जो गहरा कलर ऊपर की ओर हो जाएगा, तो इसमें विजुअल है, साफ दिख रहा है डायग्राम देखते ही कि जैसे नीचे जाएंगे म्यू की वैल्यू कम होती जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस विथ डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए ये एक स्पेशल टाइप का हमने मॉडल लिया जिसमें म्यू एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, मतलब इसमें नीचे की ओर चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, इसमें नीचे की ओर कम हो रहा है, मतलब अगर इस डायरेक्शन में चलें कहीं पर भी तो म्यू की वैल्यू में चेंज नहीं होगा। तो ऐसे मीडियम को हम बहुत ऐसी पतली पतली इन्फाइनाइटली थिन लेयर्स का असेंबली मान सकते हैं, और हर लेयर का म्यू दूसरी लेयर से इन्फाइनाइटली स्मॉल अमाउंट में चेंज हो जाएगा। नाउ अगर कोई लाइट रे यहां से ऐसे आती है से दिस वे, तो उसका पाथ ऐसा हो गया। कैसे? ये लाइट रे यहां आई तो यहां पे उसने सीधे नहीं गई, थोड़ा सा बेंड हुआ। नेक्स्ट लेयर में आप देखिए थोड़ा सा और बेंड होगा, नेक्स्ट थोड़ा सा और बेंड होगा। क्यों? क्योंकि हर लेयर का म्यू पिछले लेयर से या उसके ऊपर वाली लेयर से डी म्यू अमाउंट ज्यादा है, तो हर लेयर में डेल्टा बहुत इन्फाइनाइटली स्मॉल डिविजन आता जाएगा। तो हमें रे कंटिन्यूसली बेंड होती दिखाई देगी। इट मींस इट विल फॉलो ए कर्व पाथ, इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन पाथ। सिमिलरली इन सेकंड रे में अगर आप देखें तो लाइट रे अगर यूं आती तो उसका इस तरह से पाथ लेना जरूरी है, दैट वे। सो यहां पे एक बड़ी वैरायटी है फिनोमेना है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। वो इंपॉर्टेंट क्या? दिस कैन बी मॉडल ऑफ एटमोस्फियर। तो एटमोस्फियर मतलब सन से जो रेज आती हैं एटमोस्फियर में टर्न करने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, दे आर बेंडिंग। वन मोर थिंग, अभी मैंने कहा था यहां पे इन ए होमोजेनियस और इन ए हेट्रोजेनियस मीडियम लाइट मे नॉट फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर मान लो यहां पे नॉर्मल इंसिडेंस हुआ होता तो लाइट स्ट्रेट जाती, ये नॉर्मल यहां भी स्ट्रेट जाती। तो ऐसा कोई हेट्रोजेनियस मीडियम जिसमें म्यू केवल एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, उस मीडियम में अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो तो लाइट का पाथ स्ट्रेट होगा, अदरवाइज कर्व होगा। थिंकिंग क्वेश्चन फॉर होम। आज के लिए आपको एक लॉजिकल बात सोचनी है, टू बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास दिस क्वेश्चन, हाउ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन अफेक्ट्स ऑप्टिकल डे लेंथ। ऑप्टिकल डे लेंथ इज ड्यूरेशन बिटवीन सनराइज एंड सनसेट। हिंट आपको दिया जा चुका है, आप इस पर सोचिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। रे इन मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिंग इन वन डायरेक्शन। अब देखिए मैंने कहा वन डायरेक्शन में म्यू का वेरी करना एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, तो डे लेंथ कैलकुलेट करने में, अप्रोक्सीमेट करने में काम आएगा। मैंने अप्रोक्सीमेट क्यों बोला? कि कोई भी कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं होती, क्योंकि कैलकुलेशन में जो हम मेजर्ड वैल्यूज रखते हैं कोई मेजर्ड वैल्यू एक्यूरेट नहीं होती। तो इसको हम एक मॉडल कैसे बना के कैसे एनालाइज करेंगे, लेट अस सी। A medium in which refractive index varies with distance in one direction only can be assumed consisting of infinitely thin layers, जैसी हमने बात हुई थी। मतलब जिस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है उसके परपेंडिकुलर हम लेयर्स अज्यूम करेंगे। ध्यान दें, जिस डायरेक्शन में म्यू वेरी कर रहा है लेयर्स जो होंगी डी म्यू डी म्यू की वो उसके परपेंडिकुलर होंगी। Suppose the refractive index increases with y coordinate and is represented by equation mu is equal to f of y। मतलब x और z पे म्यू नहीं वेरी करेगा, तो किसी भी एक्स वाई प्लेन में, सॉरी एक्स जेड प्लेन में म्यू की वैल्यू हर जगह सेम होगी। जैसे एक एक्स जेड प्लेन से उसके ऊपर जाएंगे तो म्यू बदल जाएगा क्योंकि वहां वाई बदल गया। सी हियर दिस डायग्राम, या हमने फिर वही शेडिंग वाला सिंबल यूज कर लिया, मतलब इसमें y में ऊपर जाएंगे तो म्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब देखिए यहां से कोई रे इस मीडियम में एंटर हुई तो ये इस टाइप की हमारी जो हम मैथमेटिकल इंटरफेस लेंगे इस टाइप की, तो सारे सरफेस नॉर्मल इस तरह से होंगी। तो मान लीजिए यहाँ पे लाइट रे यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो लाइट रे गई तो उसके बाद थोड़ा सा सरफेस नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ऐसे हर पॉइंट पे लाइट रे कंटिन्यूसली सरफेस नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ऐसा कर्व पाथ होगा। किसी पॉइंट पर अगर यहाँ जिसे एनालाइज करें ये तो होगा सरफेस इंटरफेस बिटवीन एक म्यू और म्यू प्लस डी म्यू का, और ये सरफेस नॉर्मल। अब देखिए इसमें हर पॉइंट के सरफेस नॉर्मल पैरेलल होंगे।
तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई ले लें और ये एंगल थीटा लें, तो इसको अगर सरफेस इंटरफेस को बढ़ाते और इसको यहाँ बढ़ाते यहाँ पे, तो ये एंगल थीटा इधर से होता सरफेस नॉर्मल से, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर कर रहा है, उसका स्लोप क्या होगा, 10 90 माइनस थीटा में cot थीटा, and that should be equal to dy by dx. So that at the point xy on the ray path, dy by dx is equal to cot theta. That is not very difficult. अब हमने ये तो ज्योमेट्री यूज कर ली, अब ये जो म्यू ये है इसको यहां इनकॉर्पोरेट करें, स्नेल्स लॉ। अब आपको पुराना मैंने क्या कहा था, जो स्नेल्स लॉ हमने कन्वर्ट किया म्यू 1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 sin थीटा 2, नाउ इसकी एप्लीकेशन आपको बड़ी अच्छी नजर आएगी। वो ये यहां ले लिया म्यू नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू यहां का म्यू इंटू साइन थीटा। दिस म्यू नॉट साइन थीटा नॉट दिया हुआ होगा, म्यू आपको एफ आई मालूम है, तो यहां से आप साइन थीटा फाइंड कर सकते हो। व्हाट इज साइन थीटा, दैट इज म्यू नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन म्यू, और उस एक्सप्रेशन से आप कॉट थीटा फाइंड कर सकते हैं और उस cot थीटा को यहां रख दें। अब देखिए dy by dx इज अनदर फंक्शन ऑफ y। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग यू विल फाइंड द रे पाथ के इक्वेशन पता कर सकते हैं। दैट वाज सिंपल प्रोसीजर। लेट अस ट्राई टू यूज इन सम एक्चुअल प्रॉब्लम। एग्जांपल 8, a ray of light traveling in air is incident at grazing angle at the point a, 0 in a transparent medium. The refractive index is given by equation mu is equal to 4x square plus 1. Obtain the equation of the path followed by the ray in the slab. Now here term is there grazing incidence. What does it mean? Grazing का मतलब होता है रे ऑलमोस्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पैरेलल उसको टच करती हुई है। like angle of incidence is almost 90, means slightly less than 90, almost. Example 8. Example 8. A ray of light traveling in air is incident at grazing angle at the point a, 0 in a transparent medium. The refractive index is given by the equation mu is equal to square root 4x square plus 1. Obtain the equation of the path followed by the ray in the slab. अब देखिए यहाँ एक important term आई grazing angle. What does mean by grazing angle? Grazing angle या grazing incidence का मतलब होता है जो incidence ray है वो refracting surface के almost parallel है। almost parallel का मतलब angle of incidence 90 से इनफिनिटली स्मॉल अमाउंट से कम है। ऐसा इसलिए माना कि अगर एग्जैक्टली पैरेलल मान लेंगे तो रे तो दूसरे इंटरफेस को क्रॉस नहीं करेगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने 90 से स्लाइटली 90 माइनस 10 to 0 क्वांटिटी ऐसा अज्यूम किया है तो रे इंटरफेस को क्रॉस कर जाएगी और रिफ्लेक्शन होगा। नाउ लेट्स सी हियर हाउ वी मॉडल दिस। अब देखिए ये यहां अगर देखें तो म्यू एक्स के साथ वेरी कर रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन जाएंगे तो म्यू बढ़ता जाएगा। तो जो हमने इन्फिनिटली लेयर्स मानी है थिन वो सारी वाई जेड प्लेन मतलब एक्स के परपेंडिकुलर अज्यूम करेंगे ऐसे ऐसे, और ये आपका नॉर्मल होगा। तो हमने यहाँ कोई पॉइंट लिया एक्स वाई, यहाँ ये नॉर्मल। अब यहाँ पर ये टेंजेंट से हमने यहाँ एंगल जो हमने पहले लिया था उसे यहाँ ले लें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। और अब देखिए जितना एंगल ये होगा ये इस टेंजेंट को आगे बढ़ाते वही एंगल यहाँ होता, तो यहाँ पे इसका जो स्लोप होता वो tan थीटा ही होता। अब पिछली क्वेश्चन में स्लोप क्या था cot थीटा, तो कभी स्लोप tan थीटा होगा कभी cot थीटा। ये आप याद नहीं करेंगे, ज्योमेट्री देखें और उसको यूज करें। स्नेल्स लॉ म्यू नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू साइन थीटा। म्यू नॉट 1, साइन थीटा नॉट ऑलमोस्ट 90, सो यहाँ 90 रखेंगे, म्यू दिस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड साइन थीटा। सो व्हाट वी हैव 1 into sin 90 is equal to 4 square plus 1 sin theta, and from here what you can find sin theta is equal to 1 upon this। बट हमें
टेन थीटा या कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए होगी, बिकॉज dy बाई डी एक्स इज टेन थीटा, सो हमें टेन थीटा चाहिए होगा। तो यहाँ से टेन थीटा फाइंड करने के लिए या तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं और यू कैन यूज दिस ट्राइंगल। साइन थीटा के हिसाब से देखें तो ये 1 ये होगा और ये जो है 4 स्क्वायर प्लस 1 ये होगा। तो ये जो एडजेसेंट साइड है वो पाइथागोरस थ्योरम से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, दैट विल बी 2x। अब यहां से टेन थीटा लिख सकते हैं। व्हाट इज टेन थीटा? 1/2x। सी क्वेश्चन 1। नाउ लेट अस सी ऑन दिस ज्योमेट्री, ये एंगल थीटा इस टेंजेंट को आगे एक्शन करते ये एंगल भी थीटा होता, तो टेंजेंट का स्लोप टेन थीटा होता। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स हुआ टेन थीटा, इस ज्योमेट्री से दिख रहा है। सो इन द इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा obtained from the curve, substitute tan theta from equation 1। तो यहां से dy by dx is equal to tan theta means 1/2x. So what the further? dy is equal to dx by 2x. Now on integrating both the sides, dy and dx by 2x. Now just see, this point was a comma 0, so limit of y will be 0 to y and limit of x will be a to x. So the left hand side is y and right hand side is half ln x by a. So that is the equation of the curve. Again you can see this idea is not very difficult. So आगे की बात यहीं से खत्म करते हुए हम नेक्स्ट क्लास में प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन की और इंटरेस्टिंग फिनोमेना को आगे बढ़ाएंगे। आज के होम असाइनमेंट, first, as usual, revise all the ideas and examples discussed in this lecture. And one more thing, आपको रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन बैंक मिला है। उस क्वेश्चन बैंक में एक्सरसाइज 2 आपको करने को बोला था। आज और कल में उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें। कंप्लीट सेक्शन सेकंड ऑफ द क्वेश्चन बैंक पोस्टेड टुडे इन द ग्रुप, और उसमें आंसर्स भी हैं। और जहां डाउट हो उन डाउट्स को एक बार ट्राई करें, थोड़ा सा ध्यान दें। एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं डाउट, आई एम नॉट, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बार ध्यान से देखें तो आपको हर बार ऑलमोस्ट 90% टाइम साइन कन्वेंशनिंग की गलती मिलेगी। कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो एक बार उसको देख लें, अदरवाइज फील फ्री टू आस्क। थैंक यू टुडे फॉर पेशेंट लिसनिंग। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। I am never content until I have conceived a model of what I am studying. If I succeed in making one, I understand, otherwise I do not. Sir Lord Kelvin.